ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज जॉय कैंपियन स्कूल में भारत विकास परिषद द्वारा गुरु वंदन एवं छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आइए हम ले चलते हैं सीधे जॉय कैंपियन स्कूल, जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप सब बच्चों से, आप सभी से निवेदन है कि खड़े हो जाएं अपनी जगह पे और हमारी वंदना कराने जी से अनुरोध है कि वो वंदे मातरम आप सब दोहराएंगे। वंदे मातरम की माता के या पुत्रेण तुषारहार धवलम या शुक्लोवस्त्रावता या वीणा बलगंध मंडित या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांड शंकर भगवती सदा देवी वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती शिव से दो लाइनों में गुरु वंदना करती हूँ। तो इससे पहले हम गुरु के जो मंत्र चाहते हैं उसे हम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब छोटा सा भजन गुरु के लिए, जो अभी हम अपने अपने जीवन में एक किसी न किसी गुरु को गुरु जब मानते हैं तो उसके प्रति जब भावना अपनी जागृत होती है तो यह शब्द आत्म अपने अंदर से होती है, या हम उसको मानते हैं कि हमारे अंदर ये भावना जागृत है। तो जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ हम ये छोटा सा भजन गुरु के ऊपर हम गाने जा रहे हैं। मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा मेरो हर साया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा मेरो में हर साया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा मेरो में हर साया। मैं तो एक बंद कली, मैं तो एक बंद कली, बाबों में टिकी, बाबों में टिकी,
सतगुरु ने आज खिलाया मेरा रोम रोम हर साया मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर साया अंधकार में पड़ी अंधकार में पड़ी सतगुरु ने दीप जलाया मेरा रोम रोम हर्षा सतगुरु ने दीप जलाया मेरा रोम रोम हर्षा मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरा रोम रोम हर्षा। ये सतगुरु के वाक्य जब हमारे हृदय में धारण होते हैं तब इन शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो इन शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। गुरु गोविंद धूप खड़े आके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी को बताए। गुरु की जो स्थान है वो ईश्वर से भी बढ़ के कि देश में पूरे देश में 2 प्रतियोगिताएं इस समय आयोजित की जा रही है। पहला है समूह गान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। दूसरा है भारत को जानो। इसका क्वेश्चन पेपर आप सबके स्कूल में आएगा। जो भी छात्र इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारी करें। और जो सामूहिक गान प्रतियोगिता है वो भी, उसमें भी कम से कम 6 बच्चे होना चाहिए और उनको एक संस्कृत का और एक हिंदी का सॉन्ग तैयार करना होगा। स्कूल प्रशासन उनको सुविधा उपलब्ध कराए और तैयारी करें वो। और हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है। संभव है 11 अगस्त को हम इसका आयोजन करेंगे जहाँ पे विभिन्न स्कूलों की टीमें आएंगी और आपको उसमें इच्छा अनुसार भाग लेना होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उनको भी आपको हल करके आपके को कई क्वेश्चन हैं, एक दो नंबर, एक दो लाइन के क्वेश्चन उनके आंसर देने होंगे। तो उसमें भी जो फर्स्ट सेकंड आएगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे। आप सबको जो भी उसमें विजयी होंगे उनको पुरस्कार वितरण करने का हम लोग सोच रहे हैं। उसके बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे वो प्रदेश में जाएंगे और प्रदेश से देश में जाएंगे। पिछले वर्ष हमारी राष्ट्रपतियां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार का वितरण किया था संस्था में और इस बार भी कोई सिग्नेटरी ही उसमें आते हैं हर बार और उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो यह तो हमारे यहाँ पे आने का उद्देश्य है। तो यदि बच्चों गुरु के बारे में भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कविता वाचन करना चाहते हैं तो आप भी आमंत्रित हैं। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। आप लोग सोच सकते हैं बीच में जब भी आप इसको तैयार हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं और अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से या स्कूल प्रशासन मुझे नाम दे दे तो मैं उन बच्चों को आमंत्रित कर लूँगा। मैं पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे बीच हैं जो हमारे सीपी उपाध्याय सर हैं, बीपी उपाध्याय रिटायर्ड सीएफ हैं, पीएम मिश्रा सर हैं, चौकसे सर हैं। ये सारे के सारे बहुत वरिष्ठ हैं और इन्होंने काफी लंबे समय पर्यावरण के संवर्धन में काम किया है। चौकसे सर की तो अभी एक किताब भी लॉन्च हुई है और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मानव पर्यावरण एवं मानव संरक्षण। उसका विषय टाइटल भी है पर्यावरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि मानव को जीवित रहना है इसलिए पर्यावरण संतुलन। तो उसका टाइटल ही है पर्यावरण मानव संतुलन। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री पीएम मिश्रा सर जो सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक है उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। वो पर्यावरण के बारे में
अपना उद्बोधन दें। Nice clap for प्रबुद्ध सम्मानीय महान भाव एवं उपस्थित प्रबुद्ध शिक्षकगण तथा शिक्षक आज हम यहाँ पर्यावरण विषय गोष्ठी उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण एक विस्तृत प्रकृति का अवयव है। इतना कि इस प्रकृति में ब्रह्मांड में गैर धर्म में लोग Do you know about environment? What is the environment? What is our what is the meaning of environment? जैसे जीवन संसाधन है जो पर्यावरण के अवयव है। प्रकृति इनके लिए आवश्यक अवयवों को बुद्धिमानी से संरक्षित करती है और संतुलित करती है। जंगल में शेर अन्य जानवरों के साथ भी रहते हैं। वृक्ष अपनी सीमित ऊंचाइयों तक ही बढ़ते हैं। आज हम मनुष्य निरंतर अपने विस्तार और असंतुलित विकास के जुनून में महत्वपूर्ण सत्य को भूल गए हैं कि बिना सीमा के विकास प्रगति ही नहीं विकृति है। प्रदूषित हवा, पानी, खराब होती मिट्टी, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित मौसम प्रणाली सभी खराब विकास के संकेत हैं। इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि विकास रुक जाना चाहिए और संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। अगर हम जलवायु सुधार चाहते हैं तो यह अपने में सुधार के बिना नहीं हो सकता। रसोई गैस हमने उपयोग में तब करना शुरू किया जब जंगलों में लकड़ी बची ही नहीं। अब भी हमारे देश में प्रतिदिन लाखों मृत मनुष्यों की देह जलाई जा रही है। इसे लकड़ी की जरूरत होती है। जंगल के वृक्ष अनेक रूपों में, अनेक आवश्यकताओं में बेहिचक प्रतिस्पर्धा से काटे जा रहे, नष्ट किए जा रहे। अब हालात समझ में आने लगे कि संक्रामक बीमारियां जो प्रदूषण से पैदा हो रही हैं और प्रदूषण अनियंत्रित विकास से उत्पन्न हो रहा है, तो बचने के लिए कृत्रिम प्राणवायु तैयार करना मुश्किल होने लगे। प्रकृति के असंतुलन से वृक्षों की कमी से प्राणवायु, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी आ गई। विश्व जागरूक हो गया और वृक्षों के रोपण से वृक्षों को बढ़ाना प्रचारित हो रहा है। वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। वृक्ष हमारे पालक हैं। इनका संवर्धन आवश्यक है। वन वृक्ष जल के मुख्य अवयव हैं, प्रकृति के, पर्यावरण के भी। क्योंकि ये शिक्षण संस्था है, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश प्रदेश में सिविक सेंस लुप्त हो रहा है। शिक्षा, विकास, रहन सहन उन्नत हो रहा है। जंगल नागरिकता के मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। कस्बा, शहर और ग्रामों में भी सिविक सेंस को दबना चुके हैं। शहरों में सड़कें और सौंदर्यीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला, पशुधन इन पर कब्जा कर रहा है। चलना फिरना ठिकाना दूभर हो रहा है। दोपहिया और चौपहिया वाहन सड़कों पर बिखरे हुए पड़े। ये स्कूलों में यदि नागरिकता हो और सिविक सेंस की भी थोड़ी बच्चों को शिक्षा दी जाए बहुत उपयोगी होगी। ये भी जो मानसिक और शारीरिक प्रदूषण है उसका रोकथाम होगी। और
ये बच्चों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है और यहाँ तक व्यस्त होने के बावजूद जीना चढ़ने में जो थकावट हुई वो 11 बच्चों को देख के थकावट मिट गई। जैसे हम लोग पौधों की नर्सरी में जाते हैं, हरे भरे जंगलों में जाते हैं और थकावट भूल जाते हैं, इसी प्रकार के बच्चों के स्कूल में भी आने से बहुत प्रसन्नता होती है। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए आवश्यक है और उनका संरक्षण करें। हमारी पौधशालाएं वैसे ही जैसे आप लोग हैं और उतनी ही केयर उनकी करनी पड़ती है जितनी आपकी इस स्कूल में होती है। मैं एक और कार्यक्रम है, मैं सौरभ से निवेदन करूंगा, सौरभ से और कटारे मैडम से, कि वो सभी का चंदन लगाकर स्वागत करें। सबसे पहले मैं चंदन लगाने हेतु श्री नारायण प्रसाद पटवा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो सामने आए। सौरभ जी उनका स्वागत करेंगे। आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं, मैं पटवा जी का स्वागत सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ कि वो उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और वो आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं, तो उनका जोरदार कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें और वंदना कटारे हमारी शिक्षिकाओं का तिलक लगाकर सभी का तिलक लगा के, और उसके बाद सौरभ आपका उद्बोधन रहेगा। सबका दिल तिलक लगा के स्वागत करेंगे। सभी शिक्षिकाओं का स्वागत हमारी वंदना कटारे के करें। तिलक लगा के स्वागत करते हैं। हमारे पास आपके स्कूल का आगम जैन जी उपस्थित हैं, जो अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं उनको ज्यादा आमंत्रित करता हूँ, आगम जैन जी को, कि वो हैं और प्रस्तुति दें। कक्षा 10 की आकाश छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने संस्कृत श्लोक बोलने जा रहा हूँ। ना गुरुर्धिकं तत्त्वं ना गुरुर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर ना ही तत्व है और ना ही तप और ना ही तत्व ज्ञान। हमें हमेशा अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं श्री विवेक ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। श्री विवेक ठाकुर, ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप सभी लोग परिवार, आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। आमंत्रित है। मैं रोहिणी राम से आपके सामने गुरु के इस विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु के सम्मान में हम गुरु पूर्णिमा जैसा पावन पर्व मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिनको याद करते हुए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु ही हमें यह ज्ञान देता है और हमें अपनी जिंदगी में एक सही मार्ग पे चलना चाहिए। मेरी ओर से मेरे सभी गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद। सर
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। यदि आपको सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और कोई भी दुख का भागीदार नहीं बने, ये परिकल्पना हमारे शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में सनातन काल से है। तो दो चीजें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है जीवन में। एक है पर्यावरण, जिसके लिए हमारे पास विशेष विशेषज्ञ हैं, और दूसरा है योग। तो हमारे पास योगाचार्य हैं श्री सौरभ दुबे जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो योग के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दें। सभी को हरिओम। भारत माता की जय। जैसा कि पहले हम इस पे चर्चा कर ले, भारत विकास परिषद जैसे ऊपर लिखा है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। आज के समय में इन चारों की मतलब इन पांचों की बहुत जरूरत है। हमें सहयोग की भी जरूरत है, संपर्क की भी जरूरत है, सेवा की भी जरूरत है और समर्पण की, संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम संस्कार से विमुख होंगे तो हम अपनी संस्कृति से विमुख होंगे, और संस्कृति से विमुख होगा जो, उसका पतन निश्चित है। इसलिए इन चारों पांचों की जीवन में बहुत जरूरत है, इसलिए वो टाइटल भी दिया गया है। और इसी उद्देश्य को लेके यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से समाज से जोड़ा जाए, संस्कृति से जोड़ा जाए, उनके अंदर कैसे सेवा भाव जागृत किया जाए। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, आगे जाएंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, आपके द्वारा समाज का निर्माण होगा, आप बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई बड़े बड़े अन्य पदों पे जाएंगे। तो इसलिए इस भावना को जागृत करना, संस्कृति की, सेवा की, समर्पण की और समाज से मुख्य धारा से जोड़ना था। तो मेरा जो विषय है वो योग है। मैं योग से मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हुआ हूँ। तो अब मैं योग पे बोलता हूँ। आज के समय में योग की बहुत जरूरत है। योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है, मतलब आज का जो योग ट्रेंड चल रहा है कि योग सिर्फ फिजिकली मूवमेंट कर लिया, हाथ डालिए, पैर डालिए या शरीर को मोड़ लिया, छोड़ लिया तो योग हो गया। नहीं, योग ये नहीं है। योग है बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करना? शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से। जब ये सब बैलेंस होंगे तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए योग को पहले समझें, फिर उसके बाद अभ्यास शुरू करें। जब हम अपने शरीर और मन के तालमेल को बिठा के कोई कार्य को करेंगे तो उसमें हम जल्द सफल होंगे। क्या रहता है, कभी कभी हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं लेकिन हमारा मन ही नहीं रहता, तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो अगर हम भटकते हुए मन से किसी कार्य को करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम पढ़ने बैठोगे और तुम्हारा मन मोबाइल की तरफ जा रहा है कि मैं मोबाइल चलाना, मोबाइल, तो तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। पहले आपको मन को संतुलित करना पड़ेगा और वो कैसे होगा? योग के द्वारा। योग में जो क्रियाएं दी गई हैं उसके द्वारा, अपनी सांसों के द्वारा। तो योग क्या है? योग बहुत गहरा साइंस है, उसमें क्या छुपा हुआ है? विज्ञान छुपा हुआ है। कैसा विज्ञान? जीवन जीने का विज्ञान, कि हम कैसे योग के माध्यम से अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके, किस प्रकार अपने आप को संतुलित रूप से जी सके, किस प्रकार से हर चीज में संतुलित स्थापित कर सके। सिर्फ योग क्या नहीं है? शारीरिक अभ्यास नहीं है। इसलिए जो भी हम कार्य करें, जो भी हम पढ़ाई करें या किसी के साथ बात करें, उठे बैठे चले फिरें, जो भी करें, हर चीज संतुलित होना चाहिए। यही सब शिक्षा हमें योग देता है। योग बहुत गहरा विज्ञान है और बहुत विस्तृत विषय है, उसको संक्षिप्त में हम नहीं समझ सकते, उसको जाने के लिए बहुत मेडिटेट करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग योग को भी अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ जीवन रहें, शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित रखें। यही मेरी आप सभी से कामना है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, आजीवन स्वस्थ रहें, यही हम चाहते हैं। इसी कामना के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ व्यायाम स्पोर्ट्स में हमेशा भाग लें ताकि आप स्वस्थ रहें और सबसे बड़ा सुख निरोगी का है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे श्री आरसी चौक से
रिटायर्ड DCF हैं, वो पर्यावरणविद भी हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। आपकी 2 पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी हैं और बहुत अच्छी पुस्तक भारत विकास परिषद सागर मध्य प्रदेश स्वस्थ समर्थ संस्कारित भारत के इस कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं गुरुजनों और इस संघर्ष शिक्षाविद स्वागत करता हूँ। ये हमारी वरिष्ठ है श्री बीपी उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सहयोगी रहे, हमें मार्गदर्शन श्री पीएम मिश्रा जी हमारे साथी रहे, श्री रिटायर्ड इंटरव्यू और अध्यक्ष भारत विकास परिषद के इस परिषद को अच्छी तरह से स्कूलों में कार्य संचालित कर रहे हैं ताकि हमारी विद्यार्थी भी भारत विकास परिषद क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और उसे कैसे अपनाना इसके बारे में विद्यार्थियों तक समग्र ज्ञान पहुंचा रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। श्रीमती वंदा गौर जी भी जो इस कार्यक्रम से संबंधित हैं, वो हमेशा अपने योगदान हेतु स्वयं समर्पित रहती हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे अभिनंदन जी दीक्षित हमारे अनुज भराता, इन्होंने ये मुख्य कार्य क्षेत्र में है, ये हमेशा सहयोग करते रहते हैं भारत विकास परिषद का। साथ ही हम लोगों के पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम में भी इनका बड़ा सहयोग रहा है। मैं इनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री महेंद्र गुप्ता जी कोषाध्यक्ष भारत विकास परिषद अच्छे से संचालन कार्यक्रमों को कर रहे हैं, मैं इनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है, इसके पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की है और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पुस्तक उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पुस्तक जीवन संरक्षण पर्यावरण और जीवन संरक्षण उद्देश्य प्रदूषित वातावरण से कैसे संरक्षण किया जाए। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर जो व्याप्त है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, जब उपर्युक्त हम सभी मानव जीव जंतु वन्य प्राणी आनंदपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। जब मानव की अत्यधिक हो जाती है तो जनसंख्या और जनसंख्या बढ़ जाती है, वनों का आवरण अत्यधिक उपयोग के कारण घट जाता है। हम देखते हैं आज प्रत्येक घरों में लकड़ी के फर्नीचर, कृषि उपयोग के औजार, मकानों में लकड़ी के रूप में अत्यधिक उपयोग के कारण वन घटते जा रहे हैं, वनों का आवरण घटता जा रहा है, वातावरण शुद्धता अपने स्तर से गिर गई है। प्रदूषण अधिक होने के कारण, प्रदूषित वायु अधिक होने के कारण जीवन शैली में संकट उत्पन्न हो गया है। तो प्रदूषित वायु क्या है? हम देखते हैं कि प्रदूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम देखते हैं कि प्रदूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 50% जितनी भी प्रदूषित वायु वायुमंडल में है उसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड है।
और अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर लेते हैं तो हम अपने पर्यावरण से जीत सकते हैं, उससे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और हम कुछ हद तक जीव जंतु, वन प्राणी और मानव के लिए अच्छा वातावरण दे सकते हैं। आज हम देखते हैं कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक, बांग्लादेश तक सभी जगह धुंध फैली हुई है और एक युवाई 250 से 300 तक से बढ़ जाता है, कभी कभी 400 तक पहुंच जाता है। धुंध इतनी अधिक होती है कि सूर्य की रोशनी रोक लेती है और सूर्य की रोशनी रोकने से वातावरण गर्म हो जाता है और प्रदूषित वायु के रुक जाने से हम देखते हैं कि हमारी जीवन शैली अत्यधिक संकट में हो जाती है, हम काम नहीं कर पाते हैं। कई जगह विद्यालय बंद हो गए हैं, दिल्ली में स्कूलें बंद हो गई है इसके कारण। तो ऐसी प्रदूषित वायु को हमें कम करना है, वातावरण को शुद्ध करना है ताकि हमारी जीवन शैली अच्छी तरह से व्यतीत हो। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें वृक्षों का आवरण अधिक करना है। अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रदूषित वायु जो 50% वायुमंडल में है उसको हम अच्छी तरह से कम कर सकते हैं। तो हम इसीलिए वृक्षारोपण करते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करना है तो वृक्षारोपण करना है, उनको संभालना है, संभालना है और ये सीखना है। करना तो आसान है वृक्षारोपण, पर उनको बड़ा रूप देना, वृक्ष रूप देना सबका कर्तव्य है। और हम सब विद्यार्थी अभी इस उसमें है कि हम चाहें तो अपने प्रत्येक घर में जो हमारे वृक्ष है, हमारे मकानों की छत है, हमारे मकानों के बाड़े हैं, जहाँ सुंदर फलदार पौधे लगाएं, कुछ ऐसे पौधे लगाएं जैसे रूबी अशोक, बागल में थोड़ी की जगह है वहाँ लगाएं, वातावरण को शुद्ध करें, सुगंधित फल लगाएं, 3 से रखे जैस्मिन के पौधे लगाएं, गुलाब के पौधे लगाएं। तो ऐसे पौधे लगा के हम अपने घरों में ही वातावरण शुद्ध कर सकते हैं। कि वृक्षों का क्या, वृक्ष क्यों लगाते हैं, उनका रोल क्या है। वृक्ष हम इसलिए लगाते हैं कि उसमें वो जो प्रदूषित वायु है कार्बन डाइऑक्साइड 50% है, वो वृक्ष उसको सोखते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। और प्राणवायु जिसके 2 परमाणु होते हैं, कार्बन अवशोषित कर प्राणवायु छोड़ते हैं, 2 परमाणु 2 अणु छोड़ते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल की वातावरण में शुद्धि रहती है और हमें अपने जीवन यापन में जीव जंतु, मनुष्य को, वन प्राणियों को जीवन शैली जीने में आनंद आता है। अगर ये प्राण वायु हमें ना मिले तो हम संकट में पहुंच जाएंगे। वृक्षों का आवरण जितना अधिक होगा उतनी अधिक प्राण वायु हम लोगों को उपलब्ध होगी, बीमारियां कम होगी, वर्षा चक्र समय पे होगा, पानी भी समय पे गिरेगा। वर्षा चक्र जिसे कहते हैं वो पानी भी समय पे गिरेगा। हम देखते हैं कि कब जो पानी जुलाई से लेके अगर सितंबर में गिरता है वो पानी जून से लेके गिर जाता है और आज से ज्यादा होता है, कभी कभी जून जुलाई के पहले हो जाता है। हमारी कभी कभी खेती परिस्थिति बदल जाती है क्योंकि हम बीज बोते हैं समय को देखिए, मौसम के अनुसार पता चला कि बारिश इतनी अधिक हो गई, हमारे बीज खराब हो गए, हमारी पौधा खराब हो गए। और बारिश जो भी होती है प्रदूषण के कारण वो रासायनिक हो जाती है। हम अपने नदी नाले में, नालियों में सब कचरा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, उसे हम स्वच्छ नहीं कर पाते। वो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, वो प्रदूषित वायु मेघा बन के बारिश करते हैं और बारिश जो है वो प्रदूषित रासायनिक होती है, जिससे हमारे अन्न जल पैदा होता है और वही हमें खाने को मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सरल है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें तो हम 50% प्रदूषण कम कर सकते हैं। और ये 50% प्रदूषण कम करने के लिए वृक्षारोपण का आवरण बहुत अधिक है। वर्तमान में हमारे पर 12% है, 21% है और हमें इसे 33% करना है। हमें लकड़ी का उपयोग कम करना है, घरों में भी, जहाँ भी, सैलरी में भी, इस समय सब जगह हमें लकड़ी के अन्य उपयोग करना है। दूसरा, स्वच्छता का पालन करना है। स्वच्छता के पालन करने के लिए हम देखते हैं कि हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। पॉलीथीन के
वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। मेडिकल में जाइए तो पॉलीथीन की वस्तु मिलती है, घरों में जाइए तो पॉलीथीन के हम अपने सामान रख देते हैं। पॉलीथीन एक जो पॉलीहैलो होता है वो नुकसान देता है कैंसर के लिए, वो अधिक खतरनाक है। इसीलिए पॉलीथीन का उपयोग हम अपने घरों में कम कर सकते हैं। पॉलीथीन नदी नालों में ना फेंकें ताकि वो उसके बाद घर से समुद्र तक पहुँचे, हमारी नदियों तक पहुँचे, नदियाँ गंदी हों। हम अपनी नदियों को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम कुंभ के मेले मनाते हैं, हम इलाहाबाद में कुंभ मेला मनाते हैं, हरिद्वार में कुंभ मेला मनाते हैं, हम उज्जैन में मनाते हैं, नासिक में मनाते हैं। ये सब हमारी धर्म, संस्कृति, आस्था और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और हम उसी में अपनी जीवन शैली करते हैं। हमारे पूर्वज भी इसी में अपनी जीवन शैली व्यतीत करते आए हैं। अतः हम चाहते हैं कि हमें अपनी कम आवश्यकताओं के साथ, स्वच्छ चीजों के साथ, जो हमारे स्वास्थ्य के उपयोगी हों, इनके साथ अपनी जीवन शैली व्यतीत करना है और प्रदूषण कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना है, उनकी सुरक्षा करना है और उन्हें बड़ा करके रखना है। और ऐसे पौधे के साथ साथ लगाना है खेती के आसपास जहाँ एरिया है, जहाँ 50 पौधे हों, पशु पक्षियों को वो फल मिले, वो भी अपनी जीवन शैली रखें। अपने घरों के आंगन में, बाले में ऊपर थोड़ा सा पानी रख दें। गर्मी के समय में पक्षियों को पीने के लिए शाम उस कुंड में पानी रख दें। गाय बच्चों को पीने के लिए प्यासे हैं तो कड़ी रखते हैं। सामने आदमी को जो बाहर दूर से आते हो प्यासे हैं। ये सब करके हम अपने वातावरण को, अपनी मानवता को एक विकास का पाठ देते हैं। तो यही सब कहने के लिए आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। आप बहुत विद्वान हैं और बहुत सुंदर पुस्तक आपने लिखी है। कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। आपके बहुत काम की किताब है। और कुछ बात आपने बताई, जिस दिन बात पर्यावरण की थीम क्या थी, आप लोग बताएंगे? पर्यावरण संरक्षण की थीम क्या थी इस बार? हाँ, क्या पॉलीथीन का उपयोग ना करें, थीम थी ना सर। वर्ल्ड तो हर साल जो है थीम जारी करती है, जो भी दिन होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र निर्धारित करता है उसकी थीम होती है। अब छोटी सी एक बात करता हूँ जैव विविधता की, उसके बाद में हम उपाध्याय साहब को आमंत्रित करेंगे। आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखिए, जैव विविधता का अभी सावन का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा? किस भगवान को मानते हो? हाँ, शिव जी के ऊपर गले में क्या है और उनका वाहन क्या है? और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर है। उनके बालक है गणेश जी, उनका वाहन क्या है? और उनके एक और पुत्र कार्तिकेय जी, उनका वाहन क्या है? मोर। तो अब बताइए, चूहे को कौन खाता? सांप भी खाता? सांप खाता? वो सांप को मोर खा जाती है। हमें सांप को मोर खा जाती है और चूहे को सांप खा जाता है। तो सारे एक दूसरे के दुश्मन है, मगर कहाँ रहते हैं? एक साथ। यही जैव विविधता है हमारी कि हमको सबके विरोधाभास होते हुए भी हम साथ में हैं और उनका पूजन करते हैं। अगर विश्व को शांत करने के लिए भगवान के ऊपर जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने का आशय हमारा ये है कि आप अपनी गुस्सा को नियंत्रित करें, आप अपने आप को नियंत्रित करें और अपना ध्यान विचलित ना हो। और इसीलिए हम जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उपाध्याय सर को, वो सादर आमंत्रित है। मेरा नाम उपाध्याय, मैं सेवानंद 15वीं क्लास बारिश प्रोग्राम में आपसे बात करने के पहले मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री आर्य
हमारे बेटे श्री मिश्रा जी और मैडम बताए सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबने बहुत अच्छा किया वनों के महत्व के बारे में आपको बच्चे को आवाज तो सुना दे। मैं रखूंगा वनों का पर्यावरण के लिए क्या बात है। ये जो प्रश्न है बहुत कम लोगों को सुनने मिलता है। पर्यावरण की दृष्टि से वनों को लेकर तो मेरा मूल उद्देश्य से पर्यावरण पे हमारा जो पृथ्वी का पर्यावरण है ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है। बस 400 किलोमीटर को हम 4 सीटों में विभाजित करते हैं। पहला है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मध्य मंडल मेसोस्फियर और ओजोन परत के ऊपर जो आता है ताप मंडल थर्मोस्फियर। उसके बाद है वायुमंडल एक्सोस्फियर। वायुमंडल की ऊपरी सतह जो आपने बताया जो ओजोन परत है 30 से 35 किलोमीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई वैरी करती है। और हमारा जो वायुमंडल है इसमें ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा प्रदूषित और गर्म होने वाली सतह है। ये ट्रोपोस्फियर मनुष्य प्राणी और पक्षियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ये प्रभावित कैसे करती है इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, विंड वेलोसिटी बढ़ती है और इस टेम्परेचर बढ़ने से आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से तीसरा इफेक्ट जो पृथ्वी पर देखने मिलता है वो होता है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होने से तरह तरह की चीजें आती हैं जिसको हम देखते हैं साइक्लोन है, हेरिकेन है, एयर टर्बुलेंस है, हीट वेव्स है, ड्राउट है और रेन पैटर्न। और इसके बाद इसमें आता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। बाकी तरह की जाती है ये विंड वेलोसिटी और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। आएगा जब आपकी साइंस में 12th में मैंने देखा 12th मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे यहाँ पृथ्वी पर लगभग 78% हाइड्रोजन है, 19% ऑक्सीजन है, बाकी 1 से 2% के बीच में कई प्रकार की गैसेज हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीएफ गैस, सीएफसी गैसेस, कार्बन फ्लोरोकार्बन्स कहते हैं और इसके साथ वाटर है। इसमें बड़ी बात यह है कि एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 1 से 2 साल के भीतर पानी में डिसॉल्व हो जाती है और पृथ्वी पर आ जाती है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है जिसको हम एसिड कहते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और सीएफ कार्बन फ्लोरोकार्बन ये 12 वर्ष तक डिसॉल्व नहीं होते और पृथ्वी को ऊपर उठती है। ऊपर उठ के एक लेयर बनाती है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उस लेयर से हमारी जो गर्मी है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज ये रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो लेयर बन गई इसको हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ है पिछले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग से हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण करीब 18,000 टन ग्लेशियर हर साल पिघल जाते हैं। इस ओजोन परत को बनाए रखने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जरूरी है कि हम एफॉरेस्टेशन करें। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक ही तरीका है वो है पौधों में फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सनलाइट, तीनों का उपयोग। सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या इंफ्रारेड रेज हैं, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा काम करते हैं। और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ही उपयोग। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जरूरी है कि हम पौधे लगाएं ताकि फोटोसिंथेसिस से वो कम हो। इसी बात में आपसे कहूंगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ा। क्लाइमेट चेंज की ये हालत है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब जंगल मुश्किल से 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो करीब 18%, लेकिन सघन वन केवल 10%। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं। पश्चिम मध्य प्रदेश के करीब करीब जंगल कट चुके, वहाँ केवल फॉरेस्ट एरिया ही बचा है, जंगल नहीं। हमारे जितने जंगल हैं वो उत्तर मध्य प्रदेश का सीन है। क्लाइमेट चेंज में जो आता है वो है विंड वेलोसिटी बढ़ती है, क्लाइमेट बढ़ता है, एयर टर्बुलेंस बढ़ता है, साइक्लोन आते हैं, हेरिकेन्स आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं। तो इन सब के कारण हीट वेव्स आती हैं, हीट वेव ड्राउट आती है, और विंड पैटर्न की वजह से हमारा रेट ऑफ ओवर ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ रेट ऑफ ओवर ट्रांसपायरेशन वाष्पीकरण की जानते हैं, लोगों में जो वाष्पीकरण की दर है अगर वो ज्यादा होगी तो पौधे सूख जाएंगे, अगर ड्राउट है तो भी पौधे सूख जाएंगे। क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि जाबुआ तो खजुराहो का टेम्परेचर इस साल 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर राइज हो रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में 55 डिग्री सेंटीग्रेड को हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कई प्रकार के पंछी आ जाते और 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो बहुत सारे पंछी, बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे लिए। इस क्लाइमेट चेंज से ड्राउट बहुत जल्दी आता है और ड्राउट जो है हमारी वेजिटेशन को सबसे ज्यादा नुकसान है। और दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हर 1-2 साल में साइक्लोन आते हैं, जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफी नुकसान। उसका कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अमूमन हर एक समुद्र का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ेगा, विंड वेलोसिटी बढ़ेगी, उसमें से ज्यादा होगा और उससे साइक्लोन। इसमें दूसरा चीज है, मोक्से जी ने आपको काफी अच्छा बताया है कि प्रदूषण क्या है, उस संबंध में नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि ये फॉरेस्ट्री जो है इसका वेजिटेशन बनाए रखने और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा है। फॉरेस्ट की हमारी खत्म भी हुई, इसका एक बड़ा कारण था ड्राउट, दूसरा कारण था आग। आग ने हमारे जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान, प्राय हर जंगल 2-3 साल में चल जाता है, अगर 2 साल बचे रहे तो 3 साल और इसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है। कोई फॉरेस्ट एरिया में अगर एक बार आग लग जाए उसका इकोलॉजिकल स्टेटस 10 साल पीछे पहुंच जाता है। इसलिए फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। फिर दूसरा भी पराली जलाने लगे हैं किसान, उससे भी आग लगने से काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे क्लाइमेट में बढ़ रहे हैं। हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाए रखने के लिए
एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर 200 के आसपास है। और तो प्रदूषण है उसका स्टैंडर्ड लेवल 2.5 है। 2.5 पीएम से ज्यादा होगा तो नुकसानदायक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से ज्यादा होगी तो नुकसानदायक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन करने के लिए हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी काफी कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में वर्ष 23-24 में रेल शासन द्वारा 850 करोड़ का बजट एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन करने के लिए दिया गया, जो प्रमुख रूप से शहरों में खर्च हुआ। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर आदि शहर सागर शहर को 19 करोड़ रुपए मिला था। दूसरा शासन में एक वर्ष में कोशिश की है अधिकांश जंगलों में कमर्शियल फैलिंग हमने बंद कर दी। अब शासन इस पर पूरी तरह बैन लगाने वाला है। केवल ईस्टर्न मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, बालाघाट है, मंडला है, शहडोल है, जहाँ पर फैलिंग हो रही है। तो जनता की आवश्यकता भी है पूरी तरह जंगलों में अगर सूचना लगा देंगे तो सप्लाई जनता की हो जाएगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में कमर्शियल फैलिंग पूरी तरह बंद कर दी है। 2000 की बात है। हमें अपने आप को पूरी करने के लिए आवश्यक है हमारा जो पर्यावरण है और प्रदूषण है उसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, उसको मेंटेन करें, जंगलों की आग को नियंत्रण करें। आपने ये किताब आप लिखेंगे डॉक्टर जी ने लिखी है, उसमें पर्यावरण के ऊपर क्लाइमेट चेंज और इन सब बातों पर मैंने काफी विस्तृत चर्चा की है। किताब बहुत अच्छी है, बहुत मैंने मेहनत की है उस पर। मैं चाहूँगा आप उसको पढ़ें। और अंत में आपका धन्यवाद करते हुए मैं स्टूडेंट से एक निवेदन और करूँगा जो मैं भी कर रहा हूँ। पहली बात है जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ें, भाषा जरूर सीखिए। हमारे यहाँ अभी जो ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है, भाषा का नियंत्रण कम हुआ है। हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा है भाषा सीखिए, भाषा लिखना लैंग्वेज आगे आगे बहुत अच्छा काम आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, नौकरी में या इवन आपके। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट। हर एक हृदय में कुछ ना कुछ विचार आते हैं, उसके विचार हैं वो पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति हम किस तरह से करें? अभिव्यक्ति कई तरह से की जा सकती है, अच्छे तरीके से, प्रेम से, आदर से। वो विचारों की अभिव्यक्ति हम नहीं सीखते। तो मेरा बच्चों से निवेदन है आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस भाषा में कैसे करना है उसको जरूर सीखिए। ये आपके बिजनेस में, आपके पेपर में और आपकी डेली लाइफ में आगे बहुत काम आए। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है, अभी उन्होंने बताया गुरु जी का, हमारे सनातन धर्म में माता पिता और गुरु इनका सर्वोच्च। आपको पता है गणेश जी को आप रखते हैं, गणेश जी अपने माता पिता में ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड उनकी आज्ञा करते हैं। और हमारा जो कैरियर बनता है जो हमारे उद्यमों से बनता है, वो हम लोग तो पढ़ पाए गाँव से आए थे तो उसमें हमारे उद्यमों से बड़ी है। इन तीनों का आदर कीजिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कर सिखाती है आपने स्वयं देखा। ये तीन बातें आप ध्यान रखिए, आपका कैरियर अपने आप बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। और ये फालतू की बातें जो आजकल सोसाइटी में है, जाति में, इसमें कुछ नहीं। सनातन धर्म बहुत ऊपर है। सनातन धर्म में जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया है, और सनातन धर्म की इज्जत होगी और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सबने एक बात की है, आपने सबने सुना होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? किसमें? लीव्स में, है ना?
वनस्पति में क्लोरोफिल पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है? मानव में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल उधर है, वो भोजन बनाता है, और मानव को जीवित रखता है, वो क्या होता है उसका? बोला भी ऑक्सीजन तो जीवन के लिए जरूरी है, तो पर्यावरण विज्ञानों ने बता दिया। अब क्लोरोफिल का दूसरा सब्सटेंस यहाँ क्या है? क्या? किसी ने बोला है सही? हीमोग्लोबिन, बच्ची के नाम से था, पानी में जाओ जरूर। खुशी के गणित स्कूल नाम से पानी में जाओ। प्यारा जवाब दिया। एक और जवाब मैं इसके आगे का चाहूंगा, पढ़ जाओ कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में क्या डिफरेंस है। बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बताना आंसर, और जो भी सही बताएगा उसको हम नगद इनाम देंगे, और कोई भी लिख के अपने टीचर को दे सकता है सही जवाब, है ना। हम जब तक आपके बीच है तो आपके पास समय है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, फिर मैं इसकी दवाई भी बताऊंगा कि आप जैसे बच्चियों के लिए क्या लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी बात आपसे हो रही थी शिव जी की ना। शिव जी में शिव जी क्या पहनते हैं? मुंड माला ना, मुंड माला धारण करते हैं, और क्या लपेटते हैं? शेर की खाली लपेटते हैं, मृगछाल लपेटते ना। और माता का क्या बताया था आपने? शेर। तो माला भगवान ने लपेट ली, मृगछाल लपेट ली, और बैठ पे बैठ गए। तो गुरु सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता गुरु है ना। तो माता पार्वती का जो वाहन है वो सबको खाता है, शेर सबको खाता ना। बैल को भी खा जाता, मृग को भी खा जाता, चूहा भी खाता, मोर भी खाता, सांप भी खाता। सांप को बड़े प्यार से खाता है बाप, अगर तो ये हमारी संस्कृति है, और यही हमारी जैव विविधता है। तो क्वेश्चन आपके पास है, आप आंसर के लिए तैयार हैं। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच है महेंद्र गुप्ता जी, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है। तो इकोनॉमिक्स और धन की हमें क्या आवश्यकता होती है और कैसे संचय करें, साधारण अभी मेरे भाई हैं जीवन में पैसा जरूरी तो है, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ संपत्ति है, लेकिन रात को वो नींद नहीं। डॉक्टर से नींद लिखा के सूते हैं, फिर नींद नहीं है। और अगर हम स्वस्थ हैं, शरीर हमारा स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, हम शारीरिक परिश्रम करने में सक्षम है, चलने फिरने में सक्षम है, तो आपको चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि पैसा के पीछे हम ना भागें, पैसा आपके पीछे भागे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, तो जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमें जो ज्ञान मिल रहा है, से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, बुजुर्गों से मिल रहा है, वो हम अच्छे तरीके से कर पाए। तो हमारा सबसे पहला लोगों से, सभी भाइयों से, बहनों से ये निवेदन है कि हम प्रकृति से जुड़े। अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो हम देखेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कभी लोगों ने बोला, तो हम इसका हल क्या है, इसको कैसे कम कर सकते हैं? वृक्षारोपण करके कम कर सकते हैं, कुछ हम अपने स्वभाव और आचरण बदल के भी कम कर सकते हैं। घरों में एसी की जरूरत नहीं है, भी आप लोगों को गर्मी लग रही है,
लेकिन अगर शरीर स्वस्थ और सब कुछ है तो हम उसको सहन करने की हमें क्षमता होती है। प्रकृति हमें ये सब क्षमताएं देती है, हम उनको मेंटेन नहीं कर पाते। तो घर में अगर पंखी में काम चल रहा तो दिखाने के लिए हम ऐसे जरूर चलाएंगे कि हमारा बुखार या ये सब चलता है, हम भी अपना जरूरत नहीं है। तो जो समय में हमें एक भी किसी का हम आचरण अपने आप बना रहे हैं, इन सब चीजों से भी हमें बचना चाहिए। अधिक से अधिक आप प्रकृति से जुड़े तो आपके डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपका धन भी बचेगा, जिसके लिए हम जोड़ रहे हैं या धंधे से बढ़ा रहे हैं। आजकल पहले लोग कहते थे कि जल्दी सो जल्दी उठो। आज जितने बच्चे जिनको सूर्योदय देखने मिलता है, जो डॉक्टर का जाओ आपको बता देगा क्योंकि सूरज के टाइम आप उठते ही नहीं। सूरज की उठ रहे आप पूरी में मेडिटेशन वो आपको ग्रहण नहीं करती। रात में खाने से नहीं जगते हो, सुबह स्कूल के लिए जल्दी जल्दी भागते हो। अगर स्कूल आप पहले जा सकते हैं टाइम से पहले आए, फिर नहीं आते देर हो रही तो आप स्कूल भी और स्कूल भी भगा रहे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम आज अपने आचरण को बदलें और आपके साथ करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। आप प्रकृति के बारे में सोचो, प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सभी के लिए वो समान रूप से देखती है। आप कहीं भी एक क्षेत्र में 10 प्रकार के पौधे लगा दें, एक आम का, एक नीम का, एक जामुन का, लेकिन उनकी ग्रोथ अपने हिसाब से होगी, उनमें फल जो आएंगे वो उसमें आएंगे। तो ये ऐसा ही हमारा मानव शरीर, अगर हमें कोई चीज की जरूरत है और हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे तो आपके शरीर में किसी विटामिन की, किसी आयरन सब चीजों की कमी नहीं, आपको सब चीज प्राकृतिक मिलेगा। अभी ना आप सभी से ये अनुरोध कि आप लोग पैसे और दिखावटी चीजों के पीछे न भागें, प्रकृति से जुड़े, अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि अपने परिवार का, अपने समाज का उत्थान हो। प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करती, समान रूप से सबको देती है। जिस सूरज उगता है तो रोशनी सबको देता है, चांद को देता है तो शीतलता सबको देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो चलिए कहानी बाद में सुनाएंगे आप। अब मैं हमारे जो आज के अतिथि हैं श्री पंकज मुखर्जी जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आपको अभिवादन करें, करताल ध्वनि से मुखर्जी का स्वागत करें। एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज की तंदुरुस्ती का मेन उद्देश्य आपको बताया गया था। इसमें मेरे बड़े भाई डॉक्टर ने एक बुक लिखी है पर्यावरण के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है। आप लोग में काफी मेहनत की है। पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण को उनको सुरक्षित रखना, किसी भी कंडीशन में सुरक्षित रखना है। वह बुक हमारी लाइब्रेरी में भी उपलब्ध हो जाएगी, जिसको आप पढ़कर अपने ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं। पर्यावरण को कैसे भी सुरक्षित रखना है, पेड़ लगाकर, पॉलीथीन बॉटल कम करके, सुबह घूमकर, क्योंकि क्या है सुबह आपको कार्बन ऑक्सीजन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात्रि में क्या करते हैं बताइए आप, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको सुबह सुबह घूमने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। आज के महान लोगों ने जो भी विचार आपके सामने प्रस्तुत किए, उनको आपने सुना, उनको अपने जीवन में उतारें, उनको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुरक्षित करें।
धन्यवाद। अपने जीवन में पर्यावरण एवं संयम अनुशासन को अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्य सर। आपने आंसर दिया होगा, अपने शिक्षक को दे सकते हैं आप लिख के। तो अब मैं अध्यक्ष का उद्बोधन से पहले आपको एक थोड़ी सी सूचना दूंगा कि जैसे हमारा अध्यक्ष का उद्बोधन समाप्त होगा उसके बाद हम जरूर का सम्मान करेंगे। तो जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पीछे की सीट पर चले जाएंगे और जो गुरुजन हैं वो सामने बैठेंगे। उनका हम आरती और चंदन लगा के पुनः एक बार बच्चे उनकी आरती करेंगे। उनका गुरुओं का वंदन का कार्यक्रम में करेंगे और सबसे अंत में हम राष्ट्र गान से अपना समापन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यूएस पॉल को कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन दें। श्री राष्ट्र अनुरोध है कि वो आगे की सीट ग्रहण कर लें, हम लोग पीछे चलेंगे। धन्यवाद कुछ जी। आदरणीय मंच, प्यारे बच्चों, आपने आज पर्यावरण के विषय में पर्याप्त सुना। समय आपका था तो ये लोग विस्तृत से नहीं बोल विस्तृत बोल के तो आपको बहुत जीवन सीख। मैं आपसे दो चीजें कहूंगा, क्योंकि आप छात्र हैं तो आप अपने जीवन में जो काम करें सर्वोत्तम करें, अपना बेस्ट आउटपुट दें। आप पढ़ रहे हैं तो भी मन लगा के पढ़ें, कहीं उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। देखो, यदि आप सफल होते हैं आपका, आपके परिवार का, समाज का, सबका नाम होगा, और यदि आप असफल होते हैं तो सिर्फ आपका नाम खराब होगा। आप चाहते हो क्या अपने सब फंसना नहीं चाहते हो? तो आप कोई बहाने वाली नहीं, कोई रंगे वाली नहीं, कोई बहाना नहीं, और ना कोई दुविधा और ना कोई रंगा। आप एक बात मन में गांठ बांध लो कि आपको सर्वोत्तम देना है, सब कुछ सीखना है और नेचर के साथ चलना है, आगे बढ़ना है और हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। यदि आप हमेशा सदुपयोग करोगे, अपनी मेहनत करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत। अभी हम चौथे समय की पुस्तक भी भेंट करेंगे हमारे अतिथि को, कार्यक्रम को चौथे सर की पुस्तक भेंट करेंगे। और बड़ों के पूजन के लिए मैं आपसे कुछ चुनिंदा 4-5 बच्चे आए, 4-5 बालिकाएं हैं और बड़ों की आरती और टीका लगाकर उनका वंदन करें। उसके बाद हम बच्चों का अभिनंदन करेंगे और उनको सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। दोनों सदैव बंधनीय है, पूजनीय है और हमारे संस्कृति इस बात का प्रमाण है कि हम अपने गुरु का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, आप सब उनका आरती करेंगे अभी और संयुक्त रूप से आप गुरु की आरती। इस बीच कोई बच्ची को गायन करना चाहेंगे तो गुरु के समान कोई गायन करना चाहेंगे।
She Jaswani from 9th class. Manvi Monwani. Kanika Patel from 9th class. Pariyol Jain. Tamanna Panjwani. वैष्णवी राजपूत, प्रियंका शेवाले, स्वामी विश्वकर्मा। अगर सही आंसर नहीं है तो से ये मेरा प्रश्न था। केमिस्ट्री के आप सब साइंस के विद्यार्थियों साइंस के तो आपको पढ़ाया जाता होगा क्लोरोफिल और केमिस्ट्री बहुत छोटा उससे जो देखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला जो देखते हैं वो हमारे इसमें आयरन होता है। आयरन होता है, आरबीसी लिखा है आपको और उसमें आयरन होता है, मैंने आपको बताया। और अब इसकी बच्चियों के लिए बालिकों के लिए एक दवा भी मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी। तो क्या और जब बच्चियों में हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या देते हैं? आयरन टेस्ट देते हैं, आयरन टैबलेट। तो क्या जरूरी है कि हम वो दवाइयां लें? यदि हमारे पास है तो उसको दे सकते हैं। अभी हमारा इच्छा नवमी में तो क्या करते हो आप लोग? कोई बताएगा? हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कितना याद है? ठीक है, दवाई भी है, इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? कौन करेगा? यदि हम स्वस्थ रहेंगे हमारे सब हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, है ना? तो इसकी पूर्ति के लिए यदि हम आंवले का सेवन करते हैं तो वो हमारा हीमोग्लोबिन परसेंटेज
बढ़ाता है। तो सिर्फ पूजा नहीं करनी है, इसमें से हमारा आजीविका समस्याओं खत्म हो जाएगी। और उससे आगे यदि आप उसमें रस निकाल के एक शहद मिला के खाएं तो किसी को भी कोई भी भी हो सकता है। यदि 4 लोगों के भी है तो 03963 सब मानते हैं, सब मानते हैं तो उसको उसके अंदर की बात को समझो कि हम क्यों करते हैं। ऐसा ही नहीं है संस्कृति हमारी। हम गुरु का पूजन इसलिए नहीं करते, ज्ञान कब आता है, ज्ञान कब आता है। और आप ज्ञान के साथ ये पुस्तक आप लोगों की लाइब्रेरी में रहेगी, पर्यावरण के लिए निबंध वगैरह लिखने के लिए बहुत काम आएगी। Get ready for the national anthem. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलत तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे